1996 जब अमेरिकन पुलिस ने एक आर्मी ऑफिसर जो मैथनी को गिरफ्तार किया, उन्हें लगा था कि ये तो बस एक छोटा मोटा क्रिमिनल होगा, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर कभी भी अपने नेशन के लिए खतरा नहीं बन सकता। पर फिर भी कन्फेशन और फॉर्मेलिटी के लिए जब उनसे पूछा गया, क्या तुमने इससे पहले कोई बड़ा क्राइम किया है, ये सुन के जो मैथनी ने उन्हें जो बताया, उसे सुनकर उस दिन उन पुलिस वालों को एहसास हुआ कि आखिर असली खौफ क्या होता है। सेकेंड मार्च सन 1955 बेल्टिमोर मैरीलैंड, जहां जोसेफ रॉय मैथनी का जन्म होता है। अब बचपन से ही मैथनी एक बहुत ही नेगेटिव माहौल में पला बड़ा था, क्योंकि उसके पिता जो थे वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे और करीब हर वक्त वो नशे में ही रहते थे, जिस वजह से केवल जब मैथनी 6 साल का था तभी एक कार एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो जाती है। और यहीं से चीज़ें बद से बदतर हो गई, क्योंकि अब पूरे फैमिली की जिम्मेदारी मैथनी के मॉम जेन के ऊपर आ गई। अब 5 बच्चों का पेट भरने के लिए जेन दिन रात काम करने लगी, जिस वजह से जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस उम्र में बच्चों को ये बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसी उम्र में मैथनी और उसके भाई बहनों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया, क्योंकि मैथनी की मॉम ज़्यादातर वक्त काम के सिलसिले में बाहर ही रहती थी, पर अपने ऊपर काम का स्ट्रेस और बॉस के ऊपर का गुस्सा वो अक्सर मैथनी के ऊपर निकाला करती थी। मैथनी जब 18 साल का हुआ तो उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और वो जर्मनी में अपना ड्यूटी करने लगा, पर 1990s में उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली और फिर एक बार अपने होम टाउन बेल्टिमोर आ गया, जहां उसकी मुलाकात फिलिस नाम की एक बहुत ही खूबसूरत महिला से होती है। और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और ये प्यार एक दिन एक नाम ले लेता है, यानी कि इन दोनों की शादी हो जाती है। और हाँ, इनका एक छोटा सा बेटा भी होता है। पर शादी के बाद अब तक जो चीज़ नहीं बदली थी वो थी मैथनी की जॉब। जी हाँ, आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद भी अभी तक मैथनी के पास कोई और दूसरा जॉब था ही नहीं, जिस वजह से वो भी अपने पिता की तरह एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है। और बाद में उसने भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया और हाँ, उसने एक अपना हैमबर्गर का शॉप भी ओपन किया था। पर ड्रग एडिक्शन और काम के स्ट्रेस के चलते मैथनी का बिहेवियर काफ़ी ख़राब और एग्रेसिव होता जा रहा था, जिस वजह से एक दिन अचानक बिना किसी को कुछ बताए उसकी वाइफ फिलिस अपने बच्चे के साथ घर छोड़ के चली जाती है। और ये बात जब मैथनी को पता चलती है तो मैथनी अपनी वाइफ को नहीं बल्कि अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। मैं ये बताना भूल गया था कि मैथनी के साथ साथ मैथनी की वाइफ फिलिस को भी ड्रग्स लेने की आदत थी, तो मैथनी को लगा कि उसकी वाइफ रैंडी पिकर और रैंडवल के पास गया होगा, जो कि ड्रग्स बेचा करते थे। और मैथनी को लगा था कि उसकी वाइफ ड्रग्स के लिए इन दोनों के साथ कुछ भी करने को राज़ी हो जाएगी, मतलब लिटरली कुछ भी। यही सब सोच के मैथनी उन दोनों के पास गया और अपनी वाइफ के बारे में पूछने लगा। उसी दौरान रैंडी मैथनी के साथ बदतमीज़ी पे उतर आया और ये सिलसिला यूं ही आधे घंटे तक चलते रहा। पर कुछ देर बाद मैथनी अपनी ट्रक की ओर वापस जाने लगा, शायद वो अपने घर जाने वाला था। रैंडी को भी यही लगा था। पर कुछ देर बाद मैथनी अपने ट्रक से एक कुल्हाड़ी लेके रैंडी और रैंडवल की ओर बढ़ने लगा। और इससे पहले कि उन दोनों को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मैथनी कुल्हाड़ी से एक के बाद एक रैंडी के ऊपर हमले करने लगा, जिस वजह से ऑन द स्पॉट ही रैंडी की मौत हो जाती है। और ये सब जब हो रहा था तब रैंडवल वहीं पर था, तो मजबूरन मैथनी को उसे भी मारना पड़ा ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अब जो काम मैथनी ने गुस्से और ड्रग्स के नशे में की थी, उसी काम को अब उसे करने में मज़ा आने लगा था। सन 1996 जब उसने कैथी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर बुलाया और फिर उसका रेप और मर्डर किया। पर असली कहानी तो अभी बाकी थी। कैथी का मर्डर करने के बाद जब मैथनी ये सोच ही रहा था कि आखिरकार इस डेड बॉडी के साथ अब
क्या किया जाए, तो उसके दिमाग में जो ख्याल आया उसे जानकर शायद आप किसी भी अननोन शॉप से नॉन वेज खाना ही छोड़ दो। मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में ही बताया था कि मैथनी के पास अपना एक हैमबर्गर का शॉप भी है। तो वो जो नॉन वेज बर्गर्स बेचा करता था, उसके अंदर उसने कैथी का मीट बेचना शुरू किया। और सबसे वियर्ड बात क्या है पता है, लोग उसे कॉम्प्लीमेंट भी दिया करते थे कि आप जो मीट यूज़ करते हो उस मीट का टेस्ट बाकी दुकानों के मीट से काफ़ी अलग और डिलीशियस है। सन 1996 में एक और सेक्स वर्कर किम्बरली लेन स्पाइसर के साथ उसने यही सब किया। और शायद अब मैथनी को भी लगने लगा था कि उसका प्लान एकदम बढ़िया है और उसको कोई कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। 1996 में फिर एक बार एक और सेक्स वर्कर रीटा कैंपर के साथ मैथनी ने यही सब करने की कोशिश की, पर किसी तरह रीटा मैथनी के घर से भागने में कामयाब हुई और वो सीधे पहुंची पुलिस स्टेशन और उसने पुलिस को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और मैथनी का इरादा क्या था। इतना सुनते ही पुलिस सीधे पहुंची मैथनी के घर और उसे गिरफ्तार किया। पर अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये लग रहा था कि एक आर्मी ऑफिसर इतने घिनौने काम कभी कर ही नहीं सकता। पर फिर भी फॉर्मेलिटी और रीटा ने जो कहा था उसकी सच्चाई जानने के लिए जब पुलिस ने मैथनी से पूछा कि क्या रीटा ने जो कहा वो सब सच है, इतना सुनकर मैथनी एक स्माइल के साथ पुलिस को जवाब देता है कि हाँ, ये रीटा जो कह रही है वो सब सच है। और इतना ही नहीं, मैंने रीटा से पहले ऑलरेडी 13 लोगों की जान ले ली है और उनके मीट को अपने बर्गर के अंदर डाल के लोगों को खिलाया भी है। अब दोस्तों, शायद आपको लग रहा होगा कि पुलिस के सामने मैथनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इतने घिनौने अपराध के लिए पक्का उसे फांसी की सजा ही हुई थी। पर नहीं, कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी सन 1997 में मैथनी को उम्र कैद की सजा होती है और उसे मैरीलैंड के वेस्टर्न करेक्शनल इंस्टीट्यूट में रखा गया था, जहां 2017 में नेचुरल रीजन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारी कहानी भी खत्म होती है।